हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके विथ अजय में। यहाँ पे एनसीईआरटी का क्लास 6 से 10 तक का आप लोग का क्लास लिया जाएगा, जो भी रिकॉर्डेड क्लास है। और हम लोग अभी क्लास 8 का चैप्टर 2 जिसका आज लास्ट वीडियो देख रहे हैं। इससे पहले लगभग 4 या 5 क्लिप है, वो मैं लोड कर दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो लास्ट क्लिप है कंपनी की फौज। यहाँ से आज पढ़ाना है कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। कंपनी जो है भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो लाए, लेकिन उसकी असली सत्ता किसमें थी? सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार। अब इससे पहले मुगल थे, तो मुगल के देख के ये मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, जिसमें सवार का मतलब हुआ घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित, और पैदल सेना। एक था, दो तरह का सेना था, एक घुड़सवार था और दूसरा था आपका पैदल सेना। तो घुड़सवार में घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित एक सवार थे और एक पैदल सेना थे। तो उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी, तीरंदाजी मतलब तीर धनुष चलाना, और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। किसको? दोनों को, जो घोड़सवार थे और जो पैदल सेना थे। तो सेना में सवारों का दबदबा रहता था, सेना में सवारों का दबदबा रहता था। और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी, फिर भी इसको रखे हुए थे। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। ग्रामीण इलाकों में जितने भी किसान थे, वो लोग भी जो थे सशस्त्र थे, जो कहीं भी किसी से भी लड़ने के लिए तैयार थे। तो स्थानीय जमींदार जो थे, वो मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराता था। यही लोग जो ग्रामीण इलाके के किसान हैं, यही पैदल सेना में जमींदार के थ्रू मुगल के पास जाते थे। तो 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसे रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा। कब? 18वीं शताब्दी के समय। 18वीं शताब्दी के समय जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके पेशेवर सैनिक के रूप में प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की, तो उसने भी यही तरीका अपनाया। किसका तरीका अपनाया? मुगल का। अंग्रेज जो है अपनी सेना को सिपोए। क्वेश्चन दे देगा कि अंग्रेज अपनी सेना को क्या बुलाते थे? तो सिपोए बुलाते थे, जो भारतीय शब्द में सिपाही है, जिसे सिपोए आर्मी कहते थे। अंग्रेज जो है अपनी सेना को सिपोए आर्मी कहते थे, सिपोए आर्मी कहते थे। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य जो था, जैसे बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, और जहां सिपाही जो है मस्केट मतलब तोड़ेदार बंदूक। तो मस्केट का यहाँ समझाया हुआ है, मस्केट का मतलब समझाया हुआ है कि पैदल सिपाहियों द्वारा, जो भी पैदल सिपाही हैं,
उसको इस्तेमाल किए जाने वाले एक भारी बंदूक, पैदल सिपाही जो थे उसको एक बंदूक दे दिया जाता जिसको मस्केट बोलते थे, जो एक भारी बंदूक होता था। और दूसरा है मैचलॉक, मैचलॉक से लैस थे। तो मैचलॉक का मतलब हो गया शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस जैसे चिंगारी दी जाती थी। ये हो गया। जैसे दो तरह के थे, एक था मस्केट था जो पैदल सिपाहियों को दिया जाता था जो भारी बंदूक के रूप में था, और एक है मैचलॉक जो शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी क्योंकि उसमें बारूद भरा होता था। तो कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी क्योंकि उसके बाद बंदूक था और मैचलॉक में था कि बारूद को माचिस से चिंगारी देंगे तब वो फायर करेगी। तो 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। कब? 19वीं सदी, 1900 के बाद। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अब जो भी भारतीय सिपाही थे इसको विदेशी प्रशिक्षण मिलने लगा और इस तरह का अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था, पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी-कभी समस्याएं भी आ जाती थी क्योंकि पेशेवर सिपाही जो थे, पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज जो है कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे कि जैसे तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, इसको लेके, और चाहे उसमें जमींदार है या किसान लोग है उस तरह का। तो भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? तो सिपाही मतलब हो गया पूरे सिपाही, मतलब सिपाही में कोई जाति धर्म नहीं आएगा, जो भी होगा जैसे आपका हो गया जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब जो है सीधे सिपाही कहे जाते थे। तो ये भी मान सकते थे, लेकिन अंग्रेज जो है इसमें जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। लेकिन जो भी अपने भारत के थे वो जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से नहीं छोड़े। सिपाही जो है क्या महसूस करते थे, अपने जीवन और अपनी पहचान यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा। तो 1857 के विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है और इस विद्रोह के बारे में हम अध्याय 5 में पढ़ेंगे। अब है इसका निष्कर्ष, जो चैप्टर पढ़े तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में है। निष्कर्ष में कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई, क्योंकि ये आई थी बस व्यापार करने। व्यापार करते करते यहाँ देखा कि शासक जो भी है यहाँ के, इसमें आपस में बनता नहीं है, तो ये बीच में आके प्लासी के युद्ध जीते, फिर इसके बाद बक्सर जीता, और उसी तरह करते करते धीरे धीरे छोटे छोटे रियासत को अपनाने लगा। तो 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीकों के आ जाने की प्रक्रिया और तेज हो गई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था, लेकिन भाप से चलने वाले जो भी जहाज थे यह यात्रा 3 हफ्ते में समेट ली जाती। अब जैसे जैसे अब पहले लोग बैलगाड़ी चढ़ते थे, बैलगाड़ी, उससे पहले चढ़े लोग पैदल चलते थे, फिर आ गया आपका साइकिल आया, फिर साइकिल से मोटरसाइकिल आया, और मोटरसाइकिल से आते आते अभी लोग हवाई जहाज भी चल रहे हैं। तो उसी तरह जैसे जैसे मतलब समय बीतता गया
लोगों में डेवलपमेंट आने लगा, जिसके कारण जो है विदेश से आने का जो समय है वो जहाज जो भाप इंजन था वो भाप वाले जहाज से 3 हफ्ते में ही आ जाता था। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज जो है और उनका परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगा। और यहाँ से क्वेश्चन जो है ये हर बार एग्जाम में पूछता है, कोई भी बीपीएससी हो या शिक्षक वाला बहाली हो या किसी में भी। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। क्वेश्चन दे देगा कि 1857 की क्रांति के बाद क्रांति तक जो है कितने परसेंट भूभाग पे कंपनी का शासन हो गया था, तो 63% भूभाग पे। और कितने परसेंट आबादी थी, तो 78% आबादी कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था, मतलब और शेष भूभाग पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं अप्रत्यक्ष रूप से भी इसका प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। आगे है इसका थोड़ा ये पढ़ लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। तो दक्षिण अफ्रीका में डच जो है डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। 17वीं सदी मतलब 1700 के आसपास डच जो है वो कहाँ पहुंचा, दक्षिण अफ्रीका। और जल्द ही दास व्यापार शुरू कर दिया। वहां पहुंचने के बाद जो है डच दास व्यापार शुरू कर दिया। तो लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। और यह प्रथा जो है 1834 में दास प्रथा का अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या कितना था, 36 या 774। मतलब दक्षिण अफ्रीका में जो है दास प्रथा का अंत कब हुआ, 1834 में। 1834 में केप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाली नीलामी का आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया, जो आप लोग आगे पढ़ लीजिएगा। तो ये चैप्टर आप लोग का समाप्त हुआ। इसमें देखिए हम लोग पढ़े हैं टीपू सुल्तान के बारे में। तो टीपू सुल्तान को क्या बोला जाता है, तो टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर बोला जाता है। और सिपोही किसको कहा जाता है, तो सिपोही जो है सिपाही को कहा जाता है। अब देखिए इसमें वारेन हेस्टिंग्स क्या है, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स है। अब यहाँ है कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, कित्तूर में, तो रानी चेन्नम्मा ने। तो 1824 में इनको कैद कर लिया गया। 1829 में इनको फांसी जेल में ही मृत्यु होगी इसकी। ये सब याद है आप लोग को? नहीं याद है तो आप लोग पिछला क्लिप देखिएगा, पूरा ये देखिएगा क्लिप इसका, जो मैंने पार्ट बाय पार्ट बनाया है, तो आप लोग को ये समझ में आएगा। अब बच गया एक क्या, फौजदारी अदालत। तो फौजदारी अदालत जो है एक दीवानी अदालत। तो अब देखिए दीवानी अदालत, भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। और एक बच गया आपका फौजदारी अदालत। तो ये है, अब दीवानी किसको, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बंगाल पर अंग्रेजों की जीत डैश की जंग से शुरू हुई थी। तो बंगाल पर अंग्रेजों की जीत जो है 1757 के प्लासी के युद्ध से। और हैदर अली और टीपू सुल्तान डैश के शासक थे, तो मैसूर के शासक। डलहौजी ने डैश का सिद्धांत लागू किया, तो विलय नीति का। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के डैश भाग में स्थित है। मराठा जो है दक्षिण भाग में स्थित है। अब सही या गलत है, तो इसको देखिए। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया, नहीं, ये धीरे धीरे डाउन होता चला गया।
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए। गलत है, किया है। अब इसको है आइए विचार करें, यूरोपीय व्यापारी कंपनी भारत की तरफ से क्यों आकर्षित हो रहे थे। ये सब देखिएगा आप लोग अपने से बना के, नहीं तो फिर इसका एक वीडियो हम डाल देंगे। तो यहाँ से आप लोग का ये चैप्टर हुआ समाप्त।